जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई मेहनत करके निखर जाता है। जी हाँ, कहानी है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के सपनों की, उसके संघर्षों की अनूठी दास्तां। हरिद्वार के निकट एक छोटे से गांव में पली बड़ी अनुराधा ने आज हर उस कहावत को गलत साबित किया जो दर्शाता है कि बेटियां परिवार पर बोझ हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही अनुराधा के अंदर लगन थी कुछ बड़ा बनने की, कुछ अनूठा करने की, खासकर अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की। यूपीएससी परीक्षा सेकंड अटेम्प्ट में ही पास करने के बाद उन्होंने तीसरी बार पुनः प्रयास किया और अपने लक्ष्य को पाकर ही रही। अनुराधा पाल एक पहचान है हर उस लड़की की जो ऊंचे आसमान में उड़ना जानती है पर अपनी जड़ों को भूलती नहीं। आइडियल टॉक विद दीप्ति में आइए आज बात करते हैं पिथौरागढ़ की वर्तमान सीडीओ और बेहतरीन जज्बे की महिला अनुराधा पाल से। मैम, जैसा कि आप हरिद्वार से बिलोंग करती हैं, सो एट फर्स्ट वी नीड टू नो समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड योर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मेरी जैसे नॉर्मली सब बच्चों की एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हुई है। तो तब हरिद्वार में उस टाइम बहुत ज़्यादा सोशल इंडिकेटर्स हमारे उतने अच्छे नहीं थे। आज भी हम देखते हैं कि हरिद्वार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है बिकॉज ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। तो तब भी एजुकेशन के फील्ड में भी एंड ऑल्स में पीछे ही था। तो नॉर्मल स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूलिंग वहाँ पर हुई। तो आज भी मैं याद करती हूँ कि जब यहाँ कहीं मैं पिथौरागढ़ में दूरस्थ स्कूल में जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो मुझे अपनी क्लास की याद आती है कि हम घर से एक वो बोरी ले जाया करते थे, टाट पट्टी वहाँ पर होती थी, उन्हीं में बैठकर पढ़ाई करते थे। पास पड़ोस का जो कोई घर होता है उसमें जाके हम पानी पी लिया करते थे। तो उस तरह का मेरी एजुकेशन उस तरह से हुई है। प्राइमरी स्कूल के बाद मैं स्कूल में मतलब पढ़ने में तो हमेशा से ही ठीक थी। तो एक हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी क्रेज़ था गांव में। तो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि आप उसके लिए अप्लाई कर दो, उसका फॉर्म भरना है। मेरी मदर को बोला तो मदर ने कहा कि हाँ मुझे वहीं पर भेजना है इसको। तो उसका फॉर्म भरा गया और उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो आज जो भी मैं हूँ यहाँ पर मेरी सफलता का पूरा डेडिकेशन मेरी माँ के साथ साथ मेरे स्कूल नवोदय विद्यालय को और उनके टीचर्स को जाता है कि उन लोगों ने वहाँ मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन वहाँ से मिली। हालांकि हम देखते कि वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बट गाँव के बच्चों के लिए, जो पिछड़े दूर दराज के बच्चों के लिए वो एकमात्र विकल्प है कि हम अच्छी एजुकेशन का। उस टाइम प्राइवेट स्कूल इतने नहीं हुआ करते थे। होते भी थे तो हरिद्वार में जहाँ मेरा गांव है वहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर कोई अच्छा स्कूल होता था, तो वहाँ तक गाड़ी जाना, ये सब। उसके पीछे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पुअर होती थी कि पहनने को जूते नहीं होते थे, तो गाड़ी के लिए कैसे हम जाएं। तो नवोदय में जब एडमिशन हुआ तो मुझे वो जन्नत लगी। जैसे टीवी में बच्चे देखते हैं ना परियों की कहानी टाइप कि हम उस स्कूल में पढ़ेंगे, हॉस्टल में जाएंगे, तो नवोदय मेरे लिए सच में वो था। मतलब मैंने उसके सपने देख देख के कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, यहाँ स्कूलिंग करनी है, वहाँ पर करनी है। और आज जब मैं इस लेवल पर आ गया, आज मैंने कई लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए सुना है कि नहीं ये अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइवेट से आर्ट पार नहीं है। बट आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि नवोदय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट एकमात्र उस विद्यालय से हैं अक्रॉस दी कंट्री। अच्छा, किसी भी मेरे बैच में देखो सबसे ज़्यादा हम लोग नवोदय विद्यालय से किसी भी फील्ड में। और सब बच्चों का ऐसा नहीं कि मेरा ही बैकग्राउंड वैसा है, ऑलमोस्ट सब बच्चे सेम बैकग्राउंड से। उनके कोई किसी के पेरेंट्स खेतों में काम करने वाले हैं, किसी के पेरेंट्स फल सब्जी बेच रहे हैं, किसी के पेरेंट्स माताएं लकड़ी काट रही हैं, खेतों में काम कर रही है। सब लोगों का सबकी एक स्टोरी है, अपनी अलग से ही अलग कहानी है। तो वो ये मेरी स्कूल का पार्ट था। प्राइमरी तो मुझे बहुत थोड़ी धुंधली मेरी यादें हैं, बट मेरी सारी जितनी मेमोरीज है नवोदय विद्यालय की है। जी, आपकी मदर जो है वो एक होम मेकर है, तो बहुत अर्ली एज में मैंने ये सुना है कि घर वाले जो हैं आपको शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, तो ऐसे टाइम पर आपकी माँ का बहुत सहयोग आपको मिला, बहुत साथ मिला। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हरिद्वार और हमारा जो यूपी वाला वेस्टर्न यूपी वाला बेल्ट है, वहाँ पर पुराने टाइम से है लोग, वहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा हावी रही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लड़कियों के लिए इतना इंडिपेंडेंट होना मतलब देख नहीं पाते कहीं ना कहीं। तो
कपड़े पहनने से लेकर बोल चाल तक या बाहर तक सब निकलने में वहाँ पर रोक टोक एंड जज करना, ये सब कंजर्वेटिव सोसाइटी थी वहाँ पर। तो जब स्कूल में नवोदय में एडमिशन हुआ तभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ की सोसाइटी ने बोला कि क्यों भेज रहे हैं, लड़की है, लड़की को पढ़ा के क्या करना है टाइप। बट तब छोटी एज थी कि हाँ चलो 10th तक तो सब बच्चों को पढ़ाई दो, उस टाइम पर 11-12 तो कराई दो। सबसे ज़्यादा फाइट हुई जब 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। इंजीनियरिंग में एडमिशन का मुझे इतनी मेरी ख़राब मेमोरीज़ में से है कि मतलब मेरे परिवार के अपने लोग आके बैठ के डांट रहे हैं, मम्मी को डांट रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं कि मैंने स्कूल टॉप किया है, इतने मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं, विदाउट एनी कोचिंग मेरा पन्नागर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, रादर देन सपोर्टिंग मी। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम क्या करोगी। उनका सेंटेंस आज भी याद आता है, इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढोगे अगर इसको इतना पढ़ा दोगे तो। अच्छा। ये दूसरा, आप लोग के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ का मतलब इतनी फीस होगी वहाँ, आप कहाँ से लाओगे पैसे। मेरी मम्मी का ये था कि आप लोगों से थोड़ा ही ना मांगा है मैंने पैसे, आप परमिशन देने वाले आप होते भी कौन हो। या तो मैं आपसे पैसा मांग रही हूँ कि भाई मुझे पैसा दे दो और तब मैं पढ़ाऊंगी, तब आप मेरे ऊपर रोक लगा सकते हो, मैंने तो नहीं मांगा है। और मेरी मदर, भले ही मेरी मदर अभी भी हम होम मेकर बोलते हैं, बट जैसा मेरी मदर की कंडीशन रही है अपने मायके में, वो एक बहुत पुअर फैमिली से थी। बहुत इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि आप इमेजिन करके देखो कि एक लड़की है जो अपने परिवार में सबसे बड़ी है, उसकी जो सबसे छोटी बहन है उनमें और उनमें 18 साल का गैप है। 18 साल का गैप क्यों है? क्योंकि उन 17 सालों में उन्होंने अपने 6 भाई बहनों को सिर्फ मरते हुए देखा है बिकॉज ऑफ दवाई नहीं है, पुअर हेल्थ कंडीशन, आपके पास पैसा नहीं है। तो वो लड़की काम करते करते बड़ी हुई है, खेतों में काम करती है, पौधे लगाती है, मजदूरी करती है। तो इतनी ख़राब कंडीशन में उन्होंने, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई थी, वो बाहर निकलना सीख गई थी। तो उनमें जो ये स्ट्रगलिंग आया ना, स्ट्रगल करने की हिम्मत आई, वो बचपन से उनमें आ गई थी। और वही उन्होंने आपको भी इम्पार्ट करी। और ऐसा नहीं था कि अब वो गरीब थी, गरीब की शादी गरीब से ही होगी, ऐसा तो नहीं कि सडनली वो किसी अच्छे राजमहल में चली जाएंगी। तो मेरे घर आई, जब पापा के घर आई, ससुराल आई, तब भी कंडीशन सेम ही थी लगभग, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं था। हाँ, थोड़ा सा पापा लोगों की कंडीशन थोड़ा अच्छी थी, बट उनकी किस्मत थोड़ा सा और भी ख़राब हो गई। क्या हुआ, उस टाइम फैमिली सेपरेट हो गई। ओके। मम्मी आई शादी करके, पापा सबसे छोटे हैं। तो उस सेपरेशन में और ज़्यादा नुकसान क्या हुआ कि मेरी जो दादी दादाजी वो सब मम्मी की जिम्मेदारी आ गई। मम्मी अपने आप आ गई है। और मम्मी अपनी छोटी बहन को जो सिर्फ 1 साल की थी उस टाइम, मम्मी की शादी के टाइम, उनको अपने साथ लेके आ गई कि वहाँ पर कौन ध्यान रखेगा, नानी नहीं रख पाएंगी। और उसके बाद से फिर मम्मी प्रेग्नेंट, 7-8 महीने की मम्मी प्रेग्नेंट। आई वाज दी, मतलब मैं उनके फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मैं उनके, तो इतनी सारी हार्डशिप को लेके भी पापा के पास कुछ काम नहीं है। मेरे मतलब ताऊ जी दाई जी ने निकाल के अलग कर दिया, दादा दादी भी, मेरे दादा भी एक पैर से हैंडीकैप थे। तो पूरी जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई। तभी भी मतलब उस लेडी का, मतलब मदर का जज्बा इतना था, उन्होंने हार नहीं मानने दी किसी को। उन्होंने कहा कि आप काम करो। तो पापा ने कहा कि हम मतलब कैसे काम करूँ, कोई पैसा नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, आपके यहाँ तो सोसाइटी ऐसी है कि मुझे काम नहीं करने देगी, बेटी बहुओं को पर्दा करती थी, मुझे बाहर नहीं निकलने देगी प्रेग्नेंट, लेकिन मैं अपने मायके में जाके काम कर सकती हूँ हमेशा। वहाँ मेरे लिए रास्ते खुले हैं। एक काम करती हूँ, आप यहीं रखो, मैं मायके जाती हूँ, कुछ पैसे वहाँ से कमाऊंगी, कुछ आप लोग करना, तो तब सब मिलके सब काम करेंगे तो हो जाएगा। 8 मंथ्स में प्रेग्नेंट मेरी मदर अपने मायके आई और वहाँ उन्होंने जो चावल के पौध होते हैं वो लगाए। मम्मी बताती है कि मैंने उस टाइम पर 1600 रुपये कमाए पूरे 1 महीने में। क्योंकि मम्मी का जो एरिया है वो धनपुरा गांव पड़ता है, जो कि बहुत फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो बचपन से मम्मी लोग काम करने की वहाँ, तो उन्होंने मदर का इतना अच्छा डिसीजन, उन्होंने 800 रुपये अपने घर दिए अपने माँ बाप उसके बाद भी 800 रुपये अपने पास लेके आई। उनको इसलिए दिए कि आप जब आओगे, कोई बच्चा होगा, तो जब उसका मामा और उसकी नाना नानी खाली हाथ ना लेके आए, तो आप उसको लेके आना। और उन पैसों से मम्मी लोगों ने धीरे धीरे काम स्टार्ट करना शुरू हुआ। तो वो उनका काम ठीक चला, इकोनॉमिकली ठीक साउंड हुआ, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े वो हो गए। तभी भी इंजीनियरिंग के लिए तो इतना ज़्यादा लगता ही था, तभी भी मम्मी ने इंजीनियरिंग काम नहीं कर पाई। तो बचपन में आप हाउस होल्ड कोर्स किया करती थी कुछ?
बहुत सारे सभी अच्छा। करते थे। मुझे याद है कल मैं मतलब इसके कल जब मैं दिवाली में यहाँ घूम रही थी तो दिवाली की लड़ियाँ और ये सब मैं मयंक से बातचीत करते हुए जा रही थी। मयंक, हम लोग अपने घर में होते थे जब मुझे दिवाली की याद है, तो यहाँ तो हम लोग सब, अब तो यहाँ सब स्टाफ लगा दिया, ये सब कर दिया। तो हम क्या करते थे, हमारे लिए क्या होता था कि कच्चे मिट्टी के घर होते थे, तो घरों की दीवारों को लीपना है तो मिट्टी लाते थे सर पे तसले, मिट्टी को पहले 4-5 दिन पहले सान लेते थे कि अब उसको लीपना है। हाँ। फिर उसके बाद उसमें वो ब्लू कलर का एक वो आता था, ब्लू कलर से हम ये करेंगे। हाँ। और फिर गेरू कलर डाल के उसमें उसको पोछा लगाएंगे जी। और उसमें कुछ चित्रकारी और ये सब करेंगे। हाँ। और जो बड़े बड़े कैलेंडर्स मिलते हैं आज भी बाजार में, हाँ। रख के देखते हैं, उनकी शॉपिंग करने जाया करते थे। 50-60 रुपए हुआ करते थे कि उसमें कितना कोई ज़्यादा सामान लेके आता है। तो वो सारी यादें हैं। वो यादें ऐसी है कि कितने भी हम बड़े हो जाएं, कितने भी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएं, लेकिन उनसे ज़्यादा बेस्ट मेमोरीज नहीं हो सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है मैम कि इंसान ना आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए लेकिन अपनी जड़ों को ना भूले कभी भी। हाँ, ना? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। नहीं भूलता है इंसान, जड़ों को नहीं भूलता है। उसके हम प्रिटेंड भले ही कर लें समाज के सामने कि नहीं हम भूल गए हैं, लेकिन उसके कोर ऑफ द हार्ट में वो सब चीज़ें उसके जहन में रहती है हमेशा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी माँ को आप पर पूरा विश्वास था, बिलीफ था कि ये लड़की जो है मतलब कुछ करेगी आगे करके। एक बार भी उनको कभी डाउट नहीं हुआ कि मैं नहीं करूँगी। वो मुझ में अपने आप को देखती थी। उनको बहुत शौक था पढ़ने का, बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ने का। इतना कि अपने घर में जब वो खेतों में काम करने जाया करती थी मायके में अपने, तो वो जो साल में एक भी ड्रेस बनाते थे वो स्कूल की ड्रेस बनवाती थी। तो साइकिल पे पहले स्कूल की ड्रेस पहन के ले जाती थी, स्कूल के बैग में अपने दराती और वो लेके जाती थी, वहाँ जाके चेंज करके तब घास काटती थी और वापस आती थी, ये फील लेने के लिए कि मैं स्कूल गई हूँ और स्कूल पढ़ी। ये कितनी बड़ी बात है ना, मतलब बच्चों को ये बताने के लिए, जो बच्चे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते, उनको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा नहीं अर्जित कर सकते उनको कितना मलाल रह जाता है लाइफ में, कि उनको ये सारी फैसिलिटी या एजुकेशन उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरी मदर को तो हमेशा से ही, वो तो अभी भी उनमें इतनी झील है, कोई भी नई चीज़ें आती है सीखने में, नया ये मुझे ये बता दो, मुझे सब चीज़ें बता दो। मतलब वो स्कूल गई नहीं, फॉर्मल स्कूलिंग उनकी हुई नहीं है, लेकिन तभी भी वो पढ़ती हैं, लिखती है आराम से, उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, सब चीज़ें बेसिक कैलकुलेशन आती है। अभी भी इंग्लिश में भी हमसे कई बार पूछती रहती है, मुझे ये लेटर्स बता दो। बड़े वाले कैपिटल लेटर्स तो मैं समझ पाती हूँ, लेकिन स्मॉल लेटर्स में मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है, कैसे करूँ। वर्ड्स जैसे मैंने कई बार इंग्लिश के वर्ड बोल दिए, तुरंत पकड़ते हैं कि ये तूने बोला इसका मतलब क्या होता है। मतलब मैंने ये जो क्यूरियोसिटी बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में होनी चाहिए ना, वो मैंने उनमें देखी है। कई बार तो हम जब छोटे थे तो झल्ला जाते थे, मम्मी आप कितना परेशान करते हो, लेकिन आज मुझे जाके इतनी खुशी होती है, इतना प्राउड फील करती हूँ कि मम्मी मैं इतना होती। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी तो अपने एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए अपनी ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट करा। कितना मुश्किल होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करना। बहुत बहुत टफ रहता है एक्चुअली इंजीनियरिंग में तो, क्योंकि इंजीनियरिंग में ट्यूशन का इतना स्कोप नहीं था। इंजीनियरिंग में तो अपनी पढ़ाई पूरा सुबह से शाम तक कॉलेज करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो मैंने फेस किया कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो मम्मी ने भैंस पाली और दूध बेच के उसका पैसा कमा के रख दिया था, लेकिन वो दैट वाज नॉट इनफ। तो हमें जब पता चला कि एक स्कॉलरशिप मिलती है, उस टाइम उत्तराखंड सरकार की एक स्कॉलरशिप थी हिमज्योति फाउंडेशन की, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। 15,000 रुपये थे, लेकिन आज के टाइम में 15,000 रुपये मायने नहीं रखता, या बच्चों को लगता है क्या होता है, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया थी कि मुझे 1 साल की फ़ीस एक टाइम पर ही मिल गई। 15,000 मतलब ईयरली एक उसमें मिल गई है मुझे। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे सेमेस्टर का फ़ीस मीट आउट हो गई है। मुझे इतना, अब मुझे एक ही सेमेस्टर की चिंता है, एक सेमेस्टर की मेरी स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन कॉलेज में जाके ये होता है कि वही बात मैं जब बच्चों को समझाती हूँ, कॉलेज में हम वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते हैं, इतनी दूर दूर के बच्चे आते हैं, सब लोग अच्छे घर से भी होते हैं, कुछ पुअर भी होते हैं, सभी तरह के लोग मिलते हैं, तो सबसे सजेशंस भी मिलती है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप लोन क्यों नहीं अप्लाई कर लेते, लोन ले लो, आप इंजीनियरिंग अच्छे, हम तो अच्छे फील्ड में ही है, कहीं ना कहीं जॉब लगी जानी है, तो कोई भी इजीली लोन दे देगा। तो मुझे बात समझ में आ गई, तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से लोन अप्लाई कर दिया था। तो वो मैंने इंजीनियरिंग के लिए अपना लोन से लेके मैंने पढ़ाई करी। ओके। ये इंजीनियरिंग पन्नागर तो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मतलब वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था टेक महिंद्रा में। बट टेक महिंद्रा में होने के बाद भी
2008 में जैसे ही मैंने कॉलेज पास किया तो मेरी जो ज्वाइनिंग आनी थी वो लगभग 7-8 महीने बाद आनी थी। अच्छा। तो आई थॉट कि 7-8 महीने बाद मैं क्या करूँगी, तो 7-8 महीने पहले मैंने एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम किया 2-3 महीने। अच्छा। देन फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की है, तो वहाँ लेक्चरार के लिए पार्ट टाइम अच्छा। की आप कोई 1-2 लेक्चर ले लो पार्ट टाइम, तो ओके। वहाँ मैंने स्टार्ट किया। जी। तो तब जाके मुझे जो यूपीएससी का हाँ, यूपीएससी का कैसे ख्याल आया? तब जाके वहाँ मुझे ख्याल आया, क्योंकि अच्छा। वहाँ इतना टाइम मेरे पास स्पेयर रहता हाँ। था। तो आई वाज लाइक कि क्या करना चाहिए इस टाइम का। तो किसी ने सजेस्ट किया, पहले भी दिमाग में एक हाइंडसाइट में तो था कि कुछ डीएम भी कुछ होता है या ये बात होती है, और हमारे वहाँ तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये सब चीज़ें। तो तब से मैंने उसका सिलेबस उठाया, तो मुझे उसका सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सिलेबस देख के आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ना शुरू करती हूँ उसको। ओके। तो तब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मेरी टेक महिंद्रा से कॉल भी आ गई, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा। It was the toughest decision of my life. It's like a gambling only. Yeah. कि मतलब एक श्योर शॉट मेरी मतलब इतना अच्छा पैकेज टेक महिंद्रा का मैं छोड़ के यूपीएससी के फील्ड में जा रही हूँ, जहाँ आप सर्टेन नहीं हो, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, और आपको कितने इकोनॉमिकली आप साउंड नहीं हो, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन नहीं है कि कौन आपकी पढ़ाई के एक्सपेंस करेगा, तो वो भी एक रिस्क था। कभी मैम होता है ना, हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ देते हैं। ये बहुत बार होता है ना। हाँ। कि अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज हम अभी टेम्प्रेरी गेन देख रहे हैं या कहीं से पैसा आ रहा है तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये बहुत टफ डिसीजन आपकी लाइफ का रहा होगा। देन 2012 में आपने यूपीएससी क्लियर किया, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया। तो उसके बाद आपको आईआरएस का पद भी मिला। देन फिर बाद में दोबारा से मतलब क्यों अटेम्प्ट किया यूपीएससी? एक्चुअली क्या था, जब मैंने जब पढ़ाई शुरू करी थी ना, तो मेरे दिमाग में हम लोगों को ये नहीं पता था कि यूपीएससी में अलाइड सर्विसेज एंड ऑल इतनी सारी सर्विसेज होती है ऑल इंडिया सर्विसेज में। हम तो सिर्फ बचपन से वही सीखता है ना कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, पुलिस होता है या डीएम होता है, तो हम यही सीखते हुए आए हैं। तो लेकिन आईआरएस को कोई इतना जानता नहीं है। अलाइड सर्विस है, ऑफ कोर्स बहुत जो भी टॉप लाइक आपके इंडिविजुअल्स है, बिजनेसमैन है, उनके लिए वो मायने रखती है सर्विस। और आपका एक पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी लाइक अपर क्लास से आपका इंट्रैक्शन रहता है। आपका पुअर लोगों से इंट्रैक्शन, क्योंकि इनकम टैक्स के दायरे में वो लोग आते ही नहीं हैं, तो आपका इंट्रैक्शन नहीं रहता। तो बट मेरे लिए तो मेरे सर्विस का आने का मोटिवेशन ही था कि मुझे सोशल लाइफ चाहिए थी। और मुझे जो मैंने अपने बचपन से सपने लगाए थे कि हाँ मुझे गाँव में काम करना है या इस फील्ड में काम करना है, तो वहाँ पर वो मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती कभी भी। तो जब मैं ट्रेनिंग भी कर रही थी तो तभी भी मुझे लग गया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, तो मुझे आगे प्रिपेयर करना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर उसको रखा, मोटिवेशन को हाई रखा कि मुझे नहीं आईएएस ही चाहिए। तो ये सर्विस में मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगी, तो इसलिए तैयारी। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स को माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। बहुत बार बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जल्दी ही जब उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है तो निराश हो जाते हैं या आगे प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को यूपीएससी की सफलता का क्या मूल मंत्र देना चाहेंगी? जो भी बच्चे सीरियसली यूपीएससी की सफलता तैयारी करते हैं, उनको पता होता है अपने आप में, वो अपने आप को सबसे बेटर जानते हैं। तो मेरा सबको यही कहना है कि अपने आप से कभी धोखा ना करें, अपने प्रति ईमानदार रहें। आपको पता होता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, आपको पता होता है कि आप कैसी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाता है। मे बी नॉट इन द फर्स्ट ईयर, मतलब शुरू के 6-7 महीने आपको समझने में लग जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे लिखना शुरू कर जाते हो तो आपको पता चलता है। तो जब आप अपने प्रति ईमानदार रहें, जब आपको लगता है कि आप मतलब अच्छी स्पीड पर जा रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा हाई काम करें, डेडिकेशन बना के रखें, डिसिप्लिन बना के रखें। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप थोड़ा लो जा रहे हैं, आप अप टू द मार्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ढूंढ लें। डोंट गिव अप, उस टाइम पे गिव अप नहीं करें, ब्रेक ले लें। ब्रेक लेना कभी भी बुरा नहीं है कि हाँ, लेकिन गिव अप ना करें, दोबारा दुगनी उससे झील से लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए मतलब कंटिन्यूस आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, डेडिकेशन आपको चाहिए, डिसिप्लिन आपको चाहिए। जैसे ही आपने एक बार छोड़ा तो आप ये सोच लो कि आप पीछे चले गए, दूसरा बच्चा तो लगातार तैयारी कर रहा है,
तो जब आप ब्रेक भी ले रहे हो तो आपको फिर दुगनी झील लगानी पड़ेगी जितना आपने ब्रेक लिया उसके बाद। और दूसरी बात और ये बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा अलग हटके है, आप जब तैयारी करते हैं तो हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली बैड हैबिट्स आप छोड़ दें, लेकिन आपकी जो अच्छी हॉबीज़ है ना वो आप कभी ना छोड़ें। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने उसमें, वो नहीं छोड़नी चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, हम लोग इंसान कभी भी कंटिन्यूस एफर्ट के लिए नहीं बनाया। हम मतलब 8 घंटे मैक्सिमम एक साथ वन गो में पढ़ लेते हैं जब प्रेशर नहीं होता। जब प्रेशर होता है तो हम 13 आवर्स 14 आवर्स 16 आवर्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले। बट हम पूरे साल नहीं पढ़ पाते। 6 से 8 घंटे हम कंटिन्यूसली पढ़ पाएंगे। बट उसके बाद हमें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को रिचार्ज करने के लिए वो करो जो आप जिसमें सबसे ज़्यादा खुश फील करते हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो जाते हो। तो वो आपकी हॉबी है, बीट स्पोर्ट्स, बीट पेंटिंग, बीट रीडिंग अपार्ट फ्रॉम कोर्स बुक, बीट एनीथिंग। थोड़ा खुद को रिवाइव करने थोड़ा के लिए आधा घंटा पौना घंटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में या आपकी प्रिपरेशन में, लेकिन उससे आपकी एनर्जी आ जाएगी दोबारा। और इसको अगर दूसरी तरह से सोचिए, अगर आप ये भी सोच सकते हो कि 1 घंटा अगर मैंने खेल लिया तो आप 1 घंटा दुगना पढ़ोगे कि यार 1 घंटा तो मैंने खेला था, अब 1 घंटा मैं और ज़्यादा मेहनत कर लूँ। तो वो उस तरह से भी, दोनों तरह से ये फैक्टर काम करता है। और मैंने हमेशा कभी भी मैंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा या पेंटिंग नहीं छोड़ी अपनी लाइफ में करना। मैं हमेशा करते रही, हमेशा मैं स्पोर्ट्स खेलते रही टिल लेट। आज तक भी मुझे कितना भी मुझे काम हो, कितना भी हो, मैं 8 बजे भी आऊँ ऑफिस से, बट आधा घंटा निकालती ही हूँ खेलने के लिए। तो वो क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर जाके सब चीज़ें आप भूल जाते हो। आप सिर्फ अपने साथ होते हो, पूरे मन से अपने साथ होते हो जब आप अपनी हॉबी कर रहे हो। तो ये भी एक आपके प्रिपरेशन में ऐड ऑन करता है। मैम, सक्सेस पाने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा बच्चों को। जैसे कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो मैदानी इलाकों में हुई, और अब वहाँ से कई दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ऐसे में आप मेडिकल सेवाओं में या शिक्षा संबंधी सेवाओं में क्या डिफरेंसेस पाती हैं? सबसे पहले तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग सारी मैदानी इलाकों में हुई है। बट मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी एसडीएम कीर्तिनगर, वो भी गढ़वाल के पहाड़ी एरिया में थी, और अभी सेकंड पोस्टिंग सीडीओशिप है, वो भी पहाड़ी एरिया में। तो मुझे जो एक्सपोजर मिला, जो यहाँ की लाइफ देखने को मिली और यहाँ का कल्चरली देखने को या घुलने मिलने को, मैंने पढ़ा ही था सिर्फ। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियसली हम सब जगह पढ़ते हैं, बट पढ़ने में वो बात नहीं आती जब तक हम फील ना करें। तो ये मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे दोनों जगह काम करने का मौका मिला, और स्पेशली पिथौरागढ़ में तो, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए मेरे पास काफ़ी मतलब प्लानिंग करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी फ्रीडम थी। तो मैदानी इलाकों में अगर मैं अब अपने बचपन की बातें करूँ तो 20 साल पहले जैसा हरिद्वार था, पिथौरागढ़ 20 साल बाद मतलब वैसा देखने को मिलता है। मतलब मेडिकल कंडीशन, एजुकेशन तो नहीं कहूँगी, पिथौरागढ़ एज अ सिटी इज़ वेल ऑफ, बढ़िया है यहाँ पर। एजुकेशन कंडीशन भी अच्छी है, मेडिकल भी ठीक है, एवरेज है, नॉट वेरी गुड बट ठीक है, बट दूर दराज का एरिया जी। और अब मैं जब मैदानी इलाकों को देखती हूँ तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ वो वेरी फास्ट फेज में हुआ है। अब वहाँ पर मतलब सारी सुविधाएं एंड ऑल वो आपके बहुत कम दूरी पर है। जो सबसे मैंने कमी फील करी है वो करी है कि आवागमन की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड पहाड़ी एरिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अब नेचुरली कहें या हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, हम उतना विकास नहीं कर पाए, ट्रैवलिंग है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। वो जो टाइम हमारा जो हम डेवलपमेंट के लिए या एक प्रोडक्टिव उसके लिए वर्क के लिए कर सकते थे वो हमारा वेस्ट चला जा रहा है। जबकि हम हरिद्वार एरिया की बात करें तो वहाँ 15 मिनट या 20 मिनट की दूरी पर कनेक्टिविटी है, 15 या 20 मिनट की दूरी पर आपको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार सिटी में ही आपको मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आपको बड़ा हॉस्पिटल होगा, लेकिन आउटस्कर्ट एरिया में बहुत सारे हैं। तो वहाँ से कनेक्टिविटी आप हाफ एन आवर 1 आवर पे आप पहुँच जाते हो, एम्स पहुँच जाते हो, 1 आवर पे आप जोली ग्रांट पहुँच जा रहे हो, देहरादून मैक्स पहुँच जा रहे हो। लेकिन पिथौरागढ़ इतना फारदेस्ट
है कि हल्द्वानी जो नियरेस्ट हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ तक भी हमें 7 घंटे लग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए भी। इसमें भी अगर नैनी सैनी एयरपोर्ट अगर डेवलप हो चुका होता टाइमली तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल चुके होते, टूरिज्म का प्रमोशन होता और भी बहुत सारे। डेफिनेटली ये तो नीड ऑफ द आवर है कि हम पिथौरागढ़ को अगर हमें बहुत डेवलपमेंट करना है तो हम नैनी सैनी एयरपोर्ट को करें। और ऐसा नहीं है, इस टाइम सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कटिबद्ध है इसको लेके कि इसको किसी ना किसी तरह सुचारू चलाने हैं। और मुझे नहीं पता पहले के लेवल पर कितने प्रयास हुए, काफ़ी हुए होंगे, लेकिन मैं इतना श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जितने प्रयास इस टाइम हो रहे हैं उतने प्रयास शायद नहीं हो। और हम देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में ये फंक्शनल होगा। जैसे हेली सर्विस आपकी चलती है, हेली सर्विस कंटिन्यूस नहीं रह पाती है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल कंडीशंस, बट ये हम इसके लिए कटिबद्ध है कि ये यहाँ पर चला। मैम कनेक्टिविटी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत तो है ही यहाँ पर पहाड़ों में, इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ों की दिक्कत लगती है, मतलब किस चीज़ों में हम अभी पीछे हैं पिथौरागढ़? हाँ, सब चीज़ें जुड़ के सड़क से ही आ जाती हैं। जैसे ही हम बेसिक इंफ्रा डेवलप करते हैं किसी भी सिटी का, तो जो संलग्न एक्टिविटी जिसको गतिविधियाँ बोलते हैं वो अपने आप चलती हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम किसी सिटी में ले आते हैं तो उसके आसपास जॉब क्रिएशन अपने आप होता है, उसके आसपास उनकी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ती है सिटी की। बट लेकिन कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा किस पर आता है, जब तक सरकार वहाँ बेसिक इंफ्रा देती है। बेसिक इंफ्रा में आपका सड़क सबसे पहले है, बिजली सबसे पहले है, दिन पानी आपका है। ये सारी सुविधाएं जब आएंगी, आपकी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली हम ट्रेन कनेक्टिविटी या ये शिप वाली कनेक्टिविटी भी पिथौरागढ़ में नहीं ला सकते, केवल हमारे लिए सिर्फ रोड वाली। बहुत अच्छा प्रयास सरकार का रहा है, बहुत ही ज़्यादा कि ऑल वेदर रोड बनाई है, लेकिन अभी भी इसमें चैलेंजेस हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें ट्रीट करना है। आम लोगों का सवाल जायज़ है, उनके लिए तो दिक्कत है, बट हम लोग भी जब देखते हैं कि टेक्निकली इतनी सारी दिक्कतें हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए था, कितनी सारी टीमें आ गई हैं कि इनका किस तरह से रिजोल्यूशन हो, होपफुली धीरे धीरे वो हो भी जाएगा। आने वाले कुछ टाइम पर यहाँ पर कनेक्टिविटी जैसा हम देख रहे हैं पूरा आगे गुंजी तक हम लोग पूरा रोड को ले गए हैं, तो ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे ठीक हो रही है। जितना फास्ट फेज से डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तरीके से एंड फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। मैम टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं पिथौरागढ़ में? टूरिज़्म के लिए जब बात कर रहे थे, क्योंकि पिथौरागढ़ हमारा अनटच्ड वैली है, पिथौरागढ़ में आपको सब चीज़ें मिलती हैं देखने को। पिथौरागढ़ में आपको अगर हिमालयाज़ की बात करें तो हमारा हिमालय के चार हिमालयाज़, हमारा लोअर, मिडिल एंड ट्रांस हिमालय सभी है यहाँ पर। तो इतना वाइड हमारा डायस्पोरा है यहाँ पर, वाइल्ड और ये सब, उसको हमने अभी तक एनकैश नहीं किया है। उसका सिंपल सा रीज़न था क्योंकि हम कनेक्टिविटी नहीं दे पाए थे। कोई भी टूरिस्ट है, अगर टूरिस्ट आपका उसको दिल्ली से यहाँ तक आना पड़े तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम कंपेयर करते हैं मनाली को, मनाली भी दिल्ली से उतना ही दूर है, बल्कि ज़्यादा दूर है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ नहीं आ रहा है। 2 रीज़न है उसके, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है इसलिए। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लिबरल रही है और बहुत पहले से ही वहाँ पर, क्योंकि हिमाचल 1960 में ये अलग हो गया था, तो पहले से वहाँ पर इस डायरेक्शन में काम हो गया। और हम देखते हैं कि हम अभी हमारा न्यू स्टेट हम 2000 में ही जन्मे हैं, तो हम लोग उतना फास्ट पेस से काम नहीं कर पाए हैं। हमारे वहाँ हम देखते हैं दिल्ली से यहाँ तक की बसें कितनी हैं, वोल्वो कितनी है, एक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है कि हम क्यों नहीं चला सकते। हर किसी के पास कार नहीं है ना, हर कोई बैग पैक करके टूरिस्ट आते हैं, वो बैग पैक करके कार लेके नहीं आ सकता है कोई भी। तो ये भी एक चैलेंज है। तो और जब तक हम अपनी लोकेशन को नहीं भुनाएंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे कि हमारे पास दिखाने के लिए क्या है। पिथौरागढ़ में इतना कुछ है कि आदि कैलाश यहाँ पर है, ओम पर्वत यहाँ पर है आपका, एंड आपका क्या बोलते हैं हम, कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं जा रही है, ट्राई जंक्शन। वो जो वैली है आपकी, चाहे दारमा वैली है, व्यास वैली है एंड जोहार वैली है, इतनी सुंदर तीनों अपने आप में हैं, अनएक्सप्लोर्ड वैलीज हैं, इतने सारे ट्रैक हैं। नंदा देवी ट्रैक होगा, मिलम ग्लेशियर ट्रैक होगा, आपका नामिक है, एंड आपका आगे भी लिपू पास है। तो इतने सारे ट्रैक हम कभी भी नहीं ले जा पा रहे हैं वहाँ तक टूरिस्ट को, या हम उनको भुना नहीं रहे हैं।
हमने इनको एडवर्टाइज नहीं किया नहीं है किया है। प्रॉपरली। हम एडवर्टाइजमेंट तब करें जब हम वहाँ सुविधाएं दे दें। सही हमने बात वहाँ है। के एरिया में हाँ। अपने कुछ होटल्स या अपने कुछ छोटे छोटे होम स्टेज या कुछ ऐसे एक पॉलिसी नहीं बनाई है कि वहाँ पर क्या करें। वहाँ पर एक अच्छा हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है कि टूरिस्ट फ्रेंडली हम क्या दें। जब हम बनाएंगे तभी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकल लोग आएंगे, यूथ आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, तब टूरिस्ट इनफ्लो आएगा। तो ये सब सारी एक्टिविटी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली हुई है। तो निसंदेह आप जो बोल रहे हैं कि आप एयरपोर्ट जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो एयरपोर्ट स्टार्ट होने से सीधा का सीधा टूरिस्ट आपका बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जी जी।